सेवा धर्म की महान अनुयायी फ्लोरेंस नाइटिंगेल सन 1854 में रूस और टर्की के बीच किसी राजनीतिक विवाद के कारण युद्ध छिड़ गया। उसमें रूस वालों को अन्याय समझकर इंग्लैंड ने टर्की को सहायता देने का निश्चय किया और अपनी सेना उसकी सहायतार्थ भेज दी। अंग्रेज सिपाहियों ने युद्ध क्षेत्र में बड़ी वीरतापूर्वक शत्रु का मुकाबला किया, पर उसी समय इंग्लैंड की जनता को ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि लड़ाई में घायल होने वाले सैनिकों की चिकित्सा का प्रबंध संतोषजनक नहीं है, जिससे उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। इस संबंध में उस देश के प्रमुख समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता ने युद्ध क्षेत्र से जो पत्र भेजा था, उसमें लिखा था, सर्वसाधारण के लिए यह बड़े आश्चर्य और दुख का विषय है कि यहाँ घायलों की रक्षा के लिए उचित प्रबंध नहीं है। न तो यहाँ डॉक्टरों की ही पर्याप्त संख्या है, न सेवा शुश्रूषा करने वाली नर्सों की। इन त्रुटि के लिए किसी को दोष न देकर यह समझ लेना चाहिए कि यह प्रचलित परिचर्या प्रणाली का ही अपराध है। अभी रोगियों की चिकित्सा के लिए एक बड़ी इमारत दी गई तो हमें आशा हुई कि वहां पर उनकी उचित देखभाल हो सकेगी, पर जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि वहां मामूली अस्पताल के समान भी औजार आदि का प्रबंध नहीं है। यहाँ घावों पर बांधने के लिए पट्टियों का भी अभाव है और इसके लिए अनेक स्थानीय सज्जन अपने पुराने कपड़े सहायतार्थ दे रहे हैं। ब्रिटिश सेना के चिकित्सा विभाग की यह बड़ी भूल है जो वह अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके मैले कुचले कपड़ों की पट्टियों द्वारा अपने घायलों को चंगा करने की आशा कर रहा है। इस समाचार ने देश में रोष की एक लहर पैदा कर दी और सब कोई सरकारी अधिकारियों पर दोषारोपण करने लगे। उस समय श्री सिडनी हर्बर्ट युद्ध सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। उनको तुरंत ही अपनी परिचित फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ध्यान आया, जिसने कई वर्ष तक यूरोप के प्रसिद्ध नर्सिंग स्कूलों में रोगी परिचर्या की शिक्षा ग्रहण की थी और इस समय लंदन के एक महिला सैनिटोरियम में निरीक्षक सुपरिटेंडेंट का कार्य कर रही थीं। श्री हर्बर्ट ने उनको पत्र लिखकर सूचित किया कि घायलों के संबंध में सारे काम का निरीक्षण करने वाला वहां कोई नहीं है, क्या तुम जा सकती हो? यद्यपि युद्ध क्षेत्र का कार्य काफी कठिन और खतरनाक होता है, पर सेवा धर्म की अनुयायी नाइटिंगेल ने तुरंत स्वीकृति भेज दी और एक सप्ताह के भीतर ही वह 38 नर्सों का एक दल लेकर युद्ध स्थल की ओर रवाना हो गई। नाइटिंगेल का ये कार्य इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि स्वयं महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ से लिखकर आशीर्वाद का पत्र उनके पास भेजा। जिस समय नाइटिंगेल टर्की के स्कुटारी नामक कस्बे में, जहां घायल सिपाहियों का अस्पताल स्थित था, पहुंची तो उसे चारों तरफ अव्यवस्था और लापरवाही के ही दर्शन हुए। कुछ समय पश्चात इनका वर्णन करते हुए उसने बताया था, ये सब अस्पताल असाधारण रूप से अस्वास्थ्यकर और गंदे थे और उनमें रोगियों का बुरी तरह जमघट था। जो जहाज क्रीमिया के युद्ध स्थल से घायलों को अस्पतालों तक लाते थे, उनमें चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा की कोई व्यवस्था न थी। ये जहाजी सफ़र 8.5 दिन में पूरा होता था और इस बीच में 1000 में से 74 व्यक्ति मार्ग में ही मर जाते थे। घायलों का अस्पताल एक पुरानी फौजी बैरक में बनाया गया था, जो बड़ी गंदी थी और कूड़ा कबाड़ से भरी थी। पर वहां के प्रधान मेडिकल अफसर ने छूने से पुत जाने मात्र से ही उनको अस्पताल के योग्य समझ लिया। वास्तव में ये मकान रोगों के घर थे। उनमें बदबू के मारे रोगियों के नाक में दम रहता था। वहां वायु के आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था न थी और नालियों में कीचड़ के कारण पानी बीच में ही रुका रहता था। जगह की भी इतनी कमी थी कि एक रोगी को जितना स्थान मिलना चाहिए उससे चौथाई ही मिलता था। नाइटिंगेल के मार्ग में एक कठिनाई ये भी थी कि सेना विभाग के कितने ही अधिकारी स्त्री होने के कारण उसे उपेक्षा के भाव से देखते थे और उसकी आज्ञानुसार कार्य करना अपनी तौहीन समझते थे। एक दिन वह एक मरनासन सिपाही के पास बैठकर उसकी देखभाल कर रही थी। उसने एक अर्दली से पानी गर्म करने के लिए कहा, पर उसने उत्तर दिया कि वह डॉक्टर की आज्ञा से ही काम कर सकता है। नाइटिंगेल ने डॉक्टर से आज्ञा मंगवाई और तब पफीन गर्म किया गया। इस परिस्थिति के कारण उसे आरंभ में कितना अधिक परिश्रम करना पड़ा, इस संबंध में उसके एक जीवन चरित्र लेखक ने कहा है। जब नाइटिंगेल को ये जान पड़ा कि फौजी अधिकारी उसकी व्यवस्थाओं के संचालन में सहायक न होंगे तो इस वीरांगना ने प्रतिदिन 20 घंटे तक काम किया। उसे अनेक बार रसोया, गृह प्रबंधक, धोबी, मेहतर, गोदाम रक्षक, माल धोने वाला आदि के सभी कर्तव्य स्वयं ही पूरे करने पड़ते थे।
उसने ये नियम बना लिया था कि रात को चाहे कितनी ही देर क्यों न हो गई हो, तो भी अपना दफ्तर का सब काम पूरा करके विश्राम करने से पूर्व वह अस्पताल का अंतिम निरीक्षण अवश्य कर लेती थी। लंबी, दुबली पतली आकृति, काला ऊनी वस्त्र पहने, भूरे बालों पर सफेद टोपी लगाए, हाथ में लैंप लालटेन लिए वह रोगियों की कतारों के बीच से निकलती और बीमारों को सांत्वना देती फिरती। इसलिए सिपाहियों में उसका नाम लैंप वाली महिला पड़ गया और आगे चलकर वह इसी नाम से अमर हो गई। क्रीमिया के युद्ध में नाइटिंगेल ने कितना अधिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारा, इसका वर्णन इस संक्षिप्त परिचय में दिया जा सकना संभव नहीं। सरकारी कामों में प्रायः देखा जाता है कि साधन सामग्री होने पर भी अव्यवस्था और विभिन्न महकमों से लिखा पढ़ी होने के कारण समय पर उनका उचित उपयोग हो सकना कठिन होता है। कर्मचारीगण प्रायः लिखित नियमों का पालन करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, चाहे इससे उस कार्य का उद्देश्य ही क्यों न नष्ट हो जाए। पर नाइटिंगेल किसी भी प्रकार रोगियों के कष्टों को मिटाने और उनकी रक्षा का ध्यान रखती थी, चाहे इसके लिए उसे किसी प्रकार के कानूनी ऐतराज या बड़े अफसरों के विरोध का सामना ही क्यों न करना पड़े। उदाहरणार्थ, जब रोगियों को स्थानाभाव से बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था, तो उसने बहुत से मकानों की मरम्मत अपनी आज्ञा से करा दी। जब इस काम में जरूरत से बहुत ज्यादा खर्च हो गया तो उसने अपने पास से रुपया चुकाया। अस्पताल में कपड़ों के धोने की कोई व्यवस्था न होने से बड़ी गंदगी रहती थी, इसलिए आवश्यक सामान मंगाकर एक धोबी खाना स्थापित कर दिया। इंग्लैंड से जब 27,000 कमीजों का नया चालान आया, जिनकी मरीजों को बहुत सख्त जरूरत थी, तो उसने उच्च अधिकारियों की मंजूरी की राह न देखकर स्वयं ही उसे खुलवाकर कमीजें तुरंत ही रोगियों को दिलवा दीं। जब नाइटिंगेल ने देखा कि अधिकांश सिपाही अपना वेतन मद्यपान आदि दुर्व्यसनों में उड़ा देते हैं और उचित व्यवस्था न होने से अपने घर वालों को कुछ भी नहीं भेज पाते, तो उसने पास में ही एक मनियारा ऑफिस खुलवा दिया। इसकी सुविधा हो जाने से रुपया घरों को भेजा जाने लगा और प्रथम 6 महीनों में ही उसकी संख्या 10,65,000 रू शून्य तक पहुंच गई। ये देखकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दर्शक ने इस संबंध में लिखा है कि नाइटिंगेल के आने से पूर्व यहाँ बहुत अधिक दुराचार फैला हुआ था, पर अब ये स्थान एक गिरजा मंदिर के समान पवित्र जान पड़ता है। वह सिपाहियों को धार्मिक ईसाई समझकर व्यवहार करती थीं और वे भी उसे धर्म की देवी की तरह मानते थे। नाइटिंगेल ने अपने को किस प्रकार इस महत्वपूर्ण सेवा कार्य के उपयुक्त बनाया, इसकी कथा भी बड़ी प्रेरणाप्रद है। उनका जन्म सन 1820 में इंग्लैंड के एक धनी परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही उसे सुख और समृद्धि के सब साधन, बढ़िया मकान, सुंदर पोशाकें, नौकर चाकर, शिक्षक आदि प्राप्त थे। पर इन सब के होते हुए भी नाइटिंगेल के मन में कोई कमी खटकती रहती थी। जब वह अपने आसपास किसी दीन, दुखी रोगी को देखती तो अपना सुख भूलकर स्वयं भी दुखी हो जाती थी। उस 6 वर्ष की छोटी आयु में ही वह न मालूम किस प्रेरणावश कहा करती कि 7 फरवरी 1837 को ईश्वर मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करेगा। पर उस समय वह ये नहीं जानती थी कि वह सेवा क्या होगी। धीरे धीरे उसका ध्यान दुखीजनों की सहायता की तरफ आकर्षित होने लगा और अंत में उसने रोगी परिचर्या का कार्य सीखकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसका यह विचार इतना परिपक्व हो गया कि उसने अपने विवाह की ओर भी कुछ ध्यान न दिया। वह सदा परोपकार के कार्यों में ही जीवन बिताना चाहती थी और ऐसा करते करते उसकी आयु 30 वर्ष के लगभग हो गई। पर रोगी परिचर्या अथवा नर्सिंग के पेशे की उस समय इंग्लैंड में जैसी गिरी हालत थी और बहुत नीचे घरानों की थोड़ी सी स्त्रियां ही उसमें भाग लेती थीं, उसे देखते हुए नाइटिंगेल के माता पिता ने उसे इस कार्य की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उन्हें कुछ मित्रों के साथ रोम, इटली की सैर करने को भेज दिया, ताकि वहां के सुंदर दृश्यों को देखकर उसका मनोरंजन हो और विचार बदल जाए। पर रोम में सैर तमाशे में मन लगाने के बजाय वह रोमन कैथोलिक सिस्टर्स नाम की संस्था में जाने लगी, जिसकी सदस्याएं अपना जीवन सेवा कार्यों में लगाती थीं। इसके पश्चात उसने अलेक्जेंड्रिया, मिस्र, कैसरवर्थ, जर्मनी और फ्रांस की संस्थाओं में रहकर नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की। उस समय वह इंग्लैंड में इस विषय की सबसे अधिक जानकार मानी जाने लगी।
क्रीमिया के युद्ध के अवसर पर उसने नर्सिंग के क्षेत्र में जो आशातीत योग्यता दिखलाई और हजारों सिपाहियों को मरने से बचाया, उससे तो उसका नाम इंग्लैंड ही नहीं यूरोप के सभी देशों में प्रसिद्ध हो गया। इसलिए अवसर पड़ने पर सैनिक अस्पतालों की सुव्यवस्था के संबंध में फ्रांस और जर्मनी की सरकारों ने भी उसकी सम्मति ली। अपने देश में तो उसने इस संबंध में इतना कार्य किया कि सरकार को उसके आग्रह से इस विषय की जांच करने के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त करना पड़ा, जिसने सैनिक अस्पतालों की व्यवस्था में स्थायी रूप से अनेक सुधार करा दिए। उसके कार्य से महारानी विक्टोरिया इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे अपनी सखी बना लिया। उसने महारानी की मित्रता का उपयोग भी नर्सिंग के प्रचार और वृद्धि के लिए ही किया। यद्यपि नाइटिंगेल इच्छा करने पर भी कभी भारतवर्ष की यात्रा नहीं कर सकी, पर उसने अध्ययन द्वारा ही यहाँ की जनता की दीन दशा और शिक्षा की भयंकर कमी का पूरी तरह से पता लगा लिया और वह इस संबंध में पत्र व्यवहार द्वारा सुधार कराने की चेष्टा करती रहती थीं। इसका परिणाम ये हुआ कि उस जमाने में इंग्लैंड से जितने वायसराय भारतवर्ष भेजे गए वे सब एक बार अवश्य ही उनसे मिलने को जाते थे, और भारतवर्ष में घोर अकाल पड़ा तब उसका ध्यान यहाँ के जलकष्ट की तरफ आकर्षित हुआ। उस समय उसने एक परिचित सज्जन को लिखा, मैं 18 वर्ष से भारतीय स्वास्थ्य सुधार के लिए कार्य और प्रचार कर रही हूँ, पर गत 4 वर्षों से मेरे मन में यह एक नई भावना उत्पन्न हुई है कि जब वहाँ के लोगों का जीवन ही भयंकर संकट में है तो स्वास्थ्य विषयक चर्चा से उनकी क्या भलाई हो सकती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने 90 वर्ष के जीवन में अपनी समस्त शक्ति और साधन परमार्थ के लिए ही लगाए। उन्होंने न विवाह किया, न संतान पालन का भार उठाया। क्रीमिया में उनको नज़ विभाग की अध्यक्षा के रूप में जो 7,500 रू शून्य वार्षिक वेतन स्वरूप मिलता था, उसे वह रोगियों की सहायता में ही खर्च कर डालती थीं। युद्ध समाप्त हो जाने पर इंग्लैंड की जनता ने उन्हें 50,000 पौंड 7.5 लाख रुपया की जो थैली भेंट की, वो उसने नर्सिंग की शिक्षा का एक स्कूल खोलने के लिए दे दिया। हमारे देश के जो लोग स्त्रियों का कार्यक्षेत्र सिर्फ घर के भीतर ही समझते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में उनके प्रवेश को हानिकारक बतलाते हैं, वे नाइटिंगेल के सेवाभावी जीवन से एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।